होटल पे खूबसूरत आंटी को मैं पसंद आ गया। आंटी रोजाना मुझे 1,000 रुपए टिप देती थी। मैं वेटर की जॉब करता था। आंटी मुझ पर बहुत मेहरबान हो रही थी। एक दिन छुट्टी होती ही आंटी ने मुझे होटल के रूम में बुलाया और फिर 3 घंटे मैं अपने घर के हालात से बहुत परेशान था। वालिद के इंतकाल के बाद मेरी तालीम जारी ना रह सकी और 13 साल की उम्र में मुझे मेहनत मजदूरी शुरू करना पड़ी। उस वक्त ये समझा था कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ यह एहसास हुआ कि तालीम छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज भी मैं उसी जगह पर खड़ा जहां से काम शुरू किया था। मैं एक होटल में वेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। शुरू में मेरी जिम्मेदारी सिर्फ टेबल साफ करना और गंद समेटना था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे खाने के ऑर्डर लेने और सर्व करने का मौका मिल गया। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहता कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पाया। तालीम की कमी की वजह से जब भी किसी अच्छी नौकरी की तलाश करता मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। ज्यादा मेहनत के बावजूद भी मामूली नौकरियां ही मिलती थी जो मेरी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी थी। होटल में काम करने का एक फायदा ये था कि वहां से बचा हुआ खाना मुझे मिल जाता था और कभी कभार कोई अमीर ग्राहक अच्छी खासी टिप दे देता था, जिससे मेरी आमदनी में थोड़ा इजाफा हो जाता। यही वजह थी कि मैंने इस नौकरी को छोड़ने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं और जाने पर शायद इतना भी ना कमा सकूं। पिछले कुछ दिनों से अम्मा बार बार मुझसे कह रही थी कि बहनों के लिए कुछ पैसे अलहदा से जमा कर लो। मेरी दो बड़ी बहनें थी जो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम थी कि वो सब घर के अखराजात में खत्म हो जाती। इन हालात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, खास तौर पर जब मैं होटल में अमीर लोगों को देखता जो पैसे खर्च करते थे। ये देखकर मेरा दिल मजीद टूट जाता था कि वो लोग पैसे की कदर नहीं करते, जबकि मैं यहाँ पाई पाई के लिए सख्त मेहनत करता था। उस दिन मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो तकरीबन 35 साल की थी और बहुत खूबसूरत और महंगे लिबास में मलबूस थी। उसकी चप्पल और गाड़ी की चाबी सब उसकी अमीरी का सबूत दे रहे थे। उसके खुले सुनहरी बाल और चमकती आंखें देखकर कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा हो सकता था। वो कई दिनों से होटल आ रही थी, लेकिन कभी उससे बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा अली के हिस्से के टेबल पर बैठती थी। उस दिन वहां से सर्विंग के दौरान एक ट्रे गिर गई और खाने का सामान फर्श पर बिखर गया। अली सख्त परेशान हो गया, क्योंकि इस आला दर्जे के होटल में मामूली गलती भी नहीं की जाती थी। मैंने उसकी मदद के लिए फौरन आगे बढ़कर कहा कि मैं टेबल नंबर 10 का ऑर्डर ले लेता हूँ ताकि तुम सफाई कर सको। उसकी परेशानी देखकर मैं फौरन उस टेबल की तरफ बढ़ा। टेबल नंबर 10 पर वही औरत बैठी हुई थी जिसे मैं काफी दिनों से नोट कर रहा था। मैंने अदब से सर झुकाकर ऑर्डर पूछा तो वो गौर से मुझे देखते हुए बोली, अभी मैं कुछ देर बैठना चाहती हूँ, इसलिए ऑर्डर बाद में दूंगी। मैंने फौरन सर हिला दिया और जवाब दिया, जी मैम, कोई मसला नहीं। होटल में काम करते हुए थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ही ली थी, क्योंकि यहाँ आने वाले ज्यादातर ग्राहक अंग्रेजी में ही बात करते थे। शायद मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतर हो गई। शुरू में मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतर हो गई। कुछ देर बाद उसने अपना चाइनीज खाने का ऑर्डर दिया और वापस अपने मोबाइल में मसरूफ हो गई। मैंने ऑर्डर लेकर अली के हवाले किया, जो फर्श की गंदगी समेट चुका था, और फिर अपनी टेबल देखने लगा। थोड़ी देर बाद अली दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहा कि वो औरत कह रही है कि जिस वेटर को उसने ऑर्डर दिया है वही उसको खाना सर्व करेगा। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि होटल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। खाना कोई भी सर्व करे, ग्राहकों को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अली की नौकरी का सवाल था और वो पहले ही काफी कुछ बिगाड़ चुका था। इसलिए मैंने ट्रे उठाई और फौरन टेबल पर जा पहुंचा। सर झुकाकर पूछा, मैम कुछ और चाहिए? मैम ने इनकार में सर हिलाया और बोली, मैं रोज यहाँ आती हूँ, लेकिन ना जाने कैसे कैसे वेटर मेरे ऑर्डर लेने आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरा ऑर्डर लो और तुम ही मुझे सर्व करो। उसका अंदाज अजीब हद तक रौबदार था, जैसे मैं उसका कोई जाती मुलाजिम हूँ। मैंने उसको जवाब दिया, मैम ये टेबल अली के अंडर में है। अगर आप मुझसे सर्विस चाहती हैं तो टेबल नंबर 3 या 4 का इंतखाब कर सकती हैं। ये सुनकर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, मैं याद रखूंगी। फिर उसने 1,000 रुपए का नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये तुम्हारी टिप है, इससे तुम रखना, किसी और को ना देना। उसका इशारा अली की तरफ था, क्योंकि ये टेबल अली की थी और टिप पर उसका हक बनता था। लेकिन मैम के इस तरह कहने पर मैंने नोट जेब में डाल लिया और शुक्रिया अदा करके अपने टेबल की तरफ चला गया। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कैसी औरत थी जिसे वेटर भी अपनी पसंद का चाहिए था। होटल में हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, ग्राहकों को कैसे डील करना है और खाने को कैसे सर्व करना है, सब इसी ही तरीके से काम करते थे। तो फिर ऐसे अली से क्या मसला था? मुझे लगा शायद अली का कोई रवैया उससे बुरा लगा होगा, या उसने
कोई बदतमीजी की होगी, इसलिए वो मुझसे सर्विस लेना चाहती थी। अगली दोपहर वो फिर आई और इस बार टेबल मेरे अंडर में थी। जब मैंने उससे देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कल जो नोट उसने मुझे दिया था वो पूरे 1000 रुपए का था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं उसके पास गया और अदब से सलाम किया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और बोली, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना खाऊंगी, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। पहले उसे वेटर अपनी पसंद का चाहिए था और अब खाना भी वेटर की पसंद का चाहिए था। मैंने फौरन कहा, मैम मैं ये सब नहीं खाता, आप बताएं आपको क्या चाहिए। मैम ने मुस्कुराते हुए मेन्यू मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, जो तुम्हारा दिल चाहे वही ले आओ। उसकी निगाहें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो सर से पांव तक मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। मैंने उस मेन्यू पर नजर डाली और कहा कि मैम इस होटल की हर डिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे पाकिस्तानी खाने ही पसंद है। अगर आप कहें तो मैं इनमें से कुछ ले आऊं। मैंने मेन्यू के एक हिस्से पर उंगली रखी जहां तमाम पाकिस्तानी खाने थे। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ हाँ, जो तुम्हारा दिल चाहे ले आओ। अहमद अपना नाम उसके मुंह से सुनकर मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। एक वेटर को इस तरह उसके नाम से पुकारना, वो भी एक ऐसी अमीर औरत की जानिब से जिसके पास दौलत की कोई कमी ना थी, मेरे लिए बहुत अजीब था। इतने साल से इस होटल में काम करते हुए मैंने कभी नहीं देखा था कि ये अमीर लोग हम जैसे वेटरों को कोई खास अहमियत दें। हाँ, तमीज से बात जरूर करते थे, लेकिन हमारी कोई हैसियत नहीं थी। जहाँ कोई गलती होती वही हमें दिया जाता, सिर्फ वेटर कहकर मुखातिब किया जाता। हमारा नाम लेना तो दूर की बात थी, लेकिन उस औरत ने अहमद कहकर मुझे हैरान कर दिया था और ना जाने क्यों मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। शायद एक अमीर औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे खुशी महसूस हुई। मैं जल्दी से किचन में गया और शेफ को वो लिस्ट दे दी जो मैंने खुद मुंतकिल की थी। वो सारे खाने जो हमेशा खुशबू सूंघकर खाने की ख्वाहिश रखता था, मैंने उन्हीं का ऑर्डर दे दिया। वैसे ये खाना हमें रात को बचा हुआ जरूर मिलता था, लेकिन उस वक्त उसकी ताजगी खत्म हो चुकी होती थी। गरम गरम खाने की तो बात ही अलग थी। आधे घंटे के अंदर ऑर्डर तैयार हो गया और मैं खाना लेकर उस औरत के पास पहुंचा। वो कहने लगी, बैठ जाओ अहमद, साथ खाते हैं। यह सुनकर मैं चौंक गया और कहा कि मैम ये मुमकिन नहीं है, हम इस तरह बैठने की इजाजत नहीं है, और दूसरी टेबल पर भी गाहक हैं, मुझे उन्हें भी खाना सर्व करना है। वो औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, कल अली की जगह तुमने सर्व किया था ना, आज तुम्हारी जगह अली कर लेगा तो क्या हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बैठकर खाओ, वैसे भी ये खाना तुम्हारी पसंद का है। मैं तो रोज ही अकेले खाती हूँ। मैं मना करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैनेजर को ये बात पता चल गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर हिचकिचाहट देखी तो फौरन अली को आवाज दी और कहा कि अपने मैनेजर को बुलाओ। उसके लहजे की सख्ती सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैं फौरन माजरत करने लगा और कहा कि मैम प्लीज माफ कर दे, हमें इजाजत नहीं है, बस इसी वजह से मना कर रहा हूँ। मेरे दिल में खौफ था कि अगर उसने मैनेजर से शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। कुछ ही देर में मैनेजर आ गया और मुअद्दब अंदाज में उस औरत के सामने खड़े होकर पूछा, जी मैम फरमाइए। वो कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि आपका वेटर मेरे साथ बैठकर खाना खाए। मुझसे अकेले नहीं खाया जा रहा और अगर जरूरत हो तो मैं आपको इसके लिए भी पैसे दूंगी। ये आपकी सर्विस का हिस्सा है कि ग्राहक की खुशी का ख्याल रखा जाए। उसकी बात सुनकर मैनेजर भी हैरान रह गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उस औरत की तरफ और कहा कि ठीक है, आप मैडम को कंपनी दे, आपकी बाकी टेबल अहमद देख लेगा। मैं खामोशी से उसके सामने बैठ गया, लेकिन दिल में खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, बस इतनी सी बात थी, हो गया ना मसला हल। उनके अंदाज में हल्की फुल्की खुश मिजाजी थी। मेरे चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खाने के तमाम पकवान मेरे सामने रख दी और कहा कि पहले तुम खाओ। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो लोग हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, तुम बहुत अच्छे नौजवान हो और मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? उसने मेरी जानिब देखा। मैं एकदम हैरत और परेशानी में मुब्तला हो गया और उन्हें खामोशी से देखता रहा। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे अपना खैर खास समझो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे सामने एक ऐसी अमीर औरत थी जिसे किसी चीज की कमी नहीं थी और वो मुझे अपने टेबल पर खाना खिला रही थी, मेरी मदद करना चाहती थी। ये सब बिला वजह तो नहीं हो सकता था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था।
क्या मैं वाहिद गरीब था जिस पर उसे रहम आ रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। उसने आज से पहले किसी और गरीब या मजबूर को क्यों नहीं देखा होगा? और सबसे अहम बात, उसे मेरे हालात का इल्म कैसे हुआ? इस होटल में काम करने वाले तमाम वेटर तकरीबन मेरे जैसे गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले थे, जिनकी माली हालत कमजोर थी। फिर उसने मुझे ही क्यों चुना? इन सवालात के बाइस मैंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। खाने के बाद मैम ने बिल अदा किया और साथ ही टिप भी मुझे दे दी। उन्होंने कहा कि मैं कल फिर आऊंगी, तुम अच्छी तरह सोच लेना। तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे कबूल होगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने टिप देते वक्त मेरा हाथ हल्का सा छुआ और मेरे वजूद में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैं 25 साल का नौजवान लड़का था, जज्बात से भरा हुआ, लेकिन अपनी जिंदगी की मुश्किलात के बायस हमेशा अपने जज्बात को बेकाबू में रखता था। मेरी बहनों की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर थी। मैं अपनी कजन मरियम से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन कभी उसका इजहार नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि उसे हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं जब तक मैं किसी काबिल ना बन जाऊं। यही सोचकर मैंने खुद को हमेशा एक दायरे में महदूद रखा था, लेकिन उस औरत के अंदाज और नजरें मुझे अपनी जगह से हिलाने पर मजबूर कर रही थी। इनके जाने के बाद मैं तमाम वक्त उन्हीं के बारे में सोचता रहा। होटल में हफ्ते की वजह से रश बहुत ज्यादा था। काम इतना था कि वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला। रात के 11 बज गए और मेरी छुट्टी का वक्त हो गया। हफ्ते के दिन मुझे एक अच्छी खासी टिप्स मिल जाया करती थी, इसलिए मेरे पास तनख्वाह से हटकर हफ्ते वाले दिन बहुत ज्यादा पैसे होते थे। अभी मैंने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और घर के लिए रवाना हो पड़ा, लेकिन घर पहुंचा तो अम्मा को बेहद परेशान पाया। मैंने सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रखे और पूछा, क्या हुआ अम्मा? तो अम्मा ने खुशखबरी सुनाई, लेकिन अच्छी खबर के साथ ही अम्मा के चेहरे की परेशानी ने मुझे समझा दिया था कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल मेरी बड़ी बहन आलिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया हुआ था। वो अब्बा के पुराने जानने वालों में से थे। लड़के की नौकरी बहुत अच्छी थी और वो लोग आलिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अम्मा की परेशानी की असल वजह मेरी बहन की शादी पर आने वाला खर्चा और रुखसती के अखराजात वगैरह थे। और मैं भी यही सोचकर परेशान हो गया था। अम्मा कहने लगी, देख अहमद, कुछ भी कर ले लेकिन कहीं से इतना पैसा जोड़ ले कि हम इज्जत के साथ तेरी बहन को रुखसत कर दे। आलिया की शादी हो जाएगी, कल हम अनम को भी रुखसत कर देंगे। फिर कुछ तेरे बारे में भी सोचूंगी। तो हमारी वजह से ही इतनी मेहनत कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ही तेरी जिंदगी में खुशियां आ जाए। अम्मा की बात सुनकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि फिक्र ना करें। अब्बा के जाने के बाद मैंने आपसे वादा किया था ना कि इस घर की और अपनी बहनों की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आखिरी सांस तक अपना वादा निभाऊंगा। अगर आपको रिश्ता मुनासिब लगता है तो आप हाँ कह दें। शादी के सारे इंतजामात के लिए मैं खुद ही पैसे अरेंज कर लूंगा। मेरी बात सुनकर पहले तो अम्मा हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी। अम्मा की दुआएं लेकर मेरे दिल को सुकून मिलता था। दरअसल आलिया के अच्छे रिश्ते का सुनते ही मेरे दिल ने एक फैसला कर लिया था कि मैं उस अमीर औरत से मदद ले लूंगा। वो मदद कैसे करती या फिर बदले में मुझे क्या करना होता, उसका फैसला मैं उसी वक्त करता। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी मदद की जरूरत ही। सारी रात यही सोचता रहा कि उस मदद के बदले वो मुझसे क्या तलब करेगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि इस दुनिया में कोई बेकार किसी की मदद नहीं करता। हर किसी को बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और मैं यही सोच रहा था कि वो औरत मुझसे क्या मांगेगी, मैं उसको क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। इसी कश्मकश में सारी रात गुजर गई। अगली सुबह मैं तैयार होकर होटल पहुंच गया और बेसब्री से उस औरत का इंतजार करने लगा। दोपहर 2 बजे के करीब हस्मे मामूल वो होटल में आई तो सीधे उसी टेबल पर बैठी जो मेरे हिस्से में आती थी। मैं फौरन उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुस्कुराई और कहने लगी, लगता है तुमने फैसला कर लिया है। उसके बाद मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, जी मैम, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप किस तरह मेरी मदद कर सकती हैं? वो कहने लगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये सुनना था कि मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, ये नौकरी ही मेरा वाहिद सहारा है, इससे मेरा घर चलता है। मैं तो आपकी मदद चाहता हूँ, लेकिन आप तो मेरी नौकरी भी छीनना चाहती हैं। जो मेरे दिल में आया मैंने कह दिया। वो हंसी और कहने लगी, तुम्हारी नौकरी छीनकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। आगे बढ़ने के लिए इंसान को अपने मासी को एक तरफ रखना पड़ता है। तुम ये नौकरी छोड़ दो ताकि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सके। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा, फिर ही मैं फैसला करूंगा कि अपनी लगी लगाई नौकरी को छोड़ना है या नहीं। वो कहने लगी कि मेरे खास तरीका है जिसके जरिए से तुम अमीर हो सकते हो। मैं भी वैसे ही अमीर हुई हूँ, चाहती हूँ कि तुम भी इसी तरीके से अमीर हो जाओ।
लेकिन इसके लिए तुम्हें इस नौकरी को खैराबाद कहना होगा और रोज रात को 3 घंटे मेरे साथ इसी होटल के कमरे में गुजारने होंगे। उस औरत की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। ये कैसी अजीब सी बात थी। मैंने कहा, हम होटल के कमरे में क्या करेंगे? वो कहने लगी, ये तो उसी वक्त बताऊंगी। अब हर बात पहले नहीं बताई जा सकती। तुम फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मैं एक बार फिर सोच में पड़ गया था। इतनी जल्दी मैं अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला तो नहीं कर सकता था, पर मैं नहीं जानता था कि वो होटल में 3 घंटे के लिए मुझे क्यों बुला रही है। ऐसा ना हो कि वो मुझे किसी मुश्किल में फंसा दे। मैं किसी परेशानी में फंसना नहीं चाहता था। एक अनजान औरत पर इतबार करना वैसे भी मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने फौरन कोई फैसला ना किया, बल्कि 2 दिन सोचने में लगा दिए। 2 दिन बाद शाम के वक्त अम्मा ने मुझे होटल से फौरन वापस बुलाया। मैं घर पहुंचा तो पता चला कि आलिया के ससुराल वाले मुंह मीठा करवाने के लिए आए हुए थे और साथ ही वो शादी की तारीख भी तय करना चाहते थे। मैं छुट्टी लेकर घर आया तो बहन का मुंह मीठा करवाया और फिर उसे ढेरों सारी दुआएं देकर उसे वादा किया कि उसकी खूब अच्छे तरीके से शादी करूंगा। मेरी बहन ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था। वैसे भी इस नौकरी में जब मेरी बहनों की जरूरत और ख्वाहिशात पूरी ही नहीं हो पा रही थी तो फिर मैं उसकी वजह से हाथ आने वाला मौका क्यों जाया करता। मैंने अम्मा से कहा कि आप अनम का रिश्ता भी साथ ही तलाश करें। मैं दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्मा भी हैरान हुई और खुश भी, लेकिन कहने लगी, अनम के लिए तो पहले से रिश्ते आ रहे थे। मैं तो आलिया की खातिर रुकी हुई थी। अब तुम कहते हो तो मैं उसके लिए कहीं ना कहीं बात करती हूँ। और फिर मैंने अगले दिन होटल में आने वाली उस औरत से बात की और कहा कि मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। आज रात को तुम होटल के कमरा नंबर 402 में चले आना। तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल उसी एक कमरे में तुम्हें मिल जाएगा। रात 11 बजे मेरी छुट्टी हुई थी। मैंने छुट्टी के वक्त ही अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर मैनेजर के हवाले किया, जिसके लिए वो बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो अहमद? तुम तो इतने मेहनती बच्चे हो और फिर तुमने आगे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी और अचानक ही तुमने ये फैसला क्यों कर लिया? मैनेजर एक बहुत ही अच्छा आदमी था जो काफी अरसे से मेरे साथ ही था। मैंने कहा, ये समझ ले कि मुझे एक मौका मिल रहा है और मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। उसने दुआ देते हुए मुझे कहा कि अगर तुम्हें कभी दोबारा इस नौकरी की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। कम से कम ये एक रास्ता तो खुला था कि अगर मुझे इस औरत की बात समझ ना आती तो मैं दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लेता। खैर, मैंने अपना लिबास तब्दील किया, वेटर वाला लिबास वापस मैनेजर के हवाले किया और छुपके से बाहर निकलने के बजाय उसी होटल के कमरा नंबर 402 में पहुंच गया। कमरे के अंदर दाखिल होते हुए मुझे झिझक भी हो रही थी और घबराहट भी। मैं नहीं जानता था कि आने वाली 3 घंटों में मेरे साथ क्या होने वाला है। जो कुछ मेरे जहन में आ रहा था वो इंतहाई खौफनाक ख्याल था। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, बस अपनी बहनों की खुशियों की खातिर मैं आंखें बंद करके उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो औरत बिस्तर पर मेरे सामने ही बैठी हुई थी। कहने लगी कि दरवाजा लॉक कर दो। मैंने उसके कहने पर दरवाजा लॉक किया तो उसने इशारे से ही मुझे अपने पास आकर बैठने को कहा। उसके बराबर में जाकर मैं बैठ गया। उस औरत ने पर्स खोला और काफी बड़ी रकम निकाल कर मेरे हाथ पर रखी। कहने लगी कि ये तुम्हारे 3 घंटे का मुआवजा है। मैंने हैरत से पूछा कि काम क्या है, ये तो बताएं। आपने तो पहले ही मुझे मुआवजा दे दिया, आखिर 3 घंटे मुझे करना क्या होगा? वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस इस कमरे में मेरे साथ 3 घंटे गुजारने होंगे। फिर उस औरत ने अपना मोबाइल फोन निकाला और मुझे अपने मोबाइल में ऐसी चीज दिखाई कि मैं उसका दीवाना हो गया। वो एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट थी। जब वो बेहतरीन मेकअप करती थी, उसने अपने मोबाइल में मुझे ढेरों सारी तस्वीरें दिखाई जो मेकअप के हवाले से थी। वो कहने लगी कि मैं दुनिया भर से मेकअप सीख कर आई हूँ और मजीद नए नए तरीके का मेकअप सीखती रहती हूँ। मुझे किसी ऐसे चेहरे की तलाश थी जिस पर मैं बखूबी अपनी महारत उतार सकूं, यानी कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसके चेहरे पर मैं नए से नए तरीके का मेकअप सीख सकूं। और फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं हैरान रह गई। तुम्हारा चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, तुम्हारी शक्ल ही प्यारी है। अगर मैं इस पर मेकअप आजमाऊंगी तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत सारी चीजें भी और भी सीख जाऊंगी। मैंने आज से पहले बहुत सारी लड़कियों को इस काम के लिए हायर किया और उनके चेहरों पर मेकअप सीखा, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने का मौका मुझे कभी सही तरीके से ना मिल सका क्योंकि उनकी स्किन इतनी खूबसूरत नहीं होती थी। तुम्हें 3 घंटे के लिए यहाँ बुलाऊंगी और तुम्हारी कीमत भी दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हारे चेहरे को इस्तेमाल करूंगी। ये समझ लो कि मैं एक तरह से तुम्हें मॉडल बनाऊंगी। मेरे लिए
जॉब मुश्किल थी, मैं घबरा गया। मैंने कहा कि आप लड़कियों जैसा मेकअप मेरे चेहरे पर करेंगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। अगर ये वीडियोस मेरे घर वालों ने देख ली तो वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, अरे ये सब कुछ छोड़ो, छोटे घरानों की बातें हैं, हम बड़े लोगों में तो इससे अच्छा समझा जाता है, सब तुम्हें मॉडल कहेंगे और कुछ नहीं। मैं एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन शायद तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिला कि मुझे पहचान सको। हालांकि दुनिया मुझे जानती है, जब मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी तो तुम्हें शोहरत भी मिलेगी और पैसा भी, दोनों चीजें तुम्हारे हाथ में होंगी, फिर जैसे चाहो इस्तेमाल करना। उस औरत के कहने पर मैं खामोशी से बैठ गया। उस रात उसने मेरे चेहरे पर बहुत खूबसूरत मेकअप किया था। हालांकि मैं एक मर्द था और मेरे चेहरे पर मेकअप होना आम बात नहीं थी, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी। उसने कहा कि मेरे जैसे सावली रंगत पर ही उसका हुनर खुलकर सामने आ सकता है। 3 घंटे तक वो मेरे चेहरे पर मेकअप करती रही और अपनी महारत की वीडियोस बनाती रही। मैं हैरान रह गया कि वाकई कितनी माहिर थी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उसका मेकअप इतना जबरदस्त है कि एक सावले मर्द के चेहरे को भी दिलकश बना सकता है। औरतों पर तो सभी मेकअप करते हैं, लेकिन उसका ये अंदाज मुनफरिद था। धीरे धीरे मैं उसका मॉडल बन गया। रोज मुझे होटल में बुलाती, मेकअप करती और अपनी वीडियोस बनाती। इसी दौरान मेरी शोहरत भी बढ़ने लगी और वो भी पैसे कमाने लगी। मैंने अपनी बहनों की शादियां धूमधाम से कर दी। कुछ अरसे बाद जब मेरी बहनों को इस बारे में मालूम हुआ तो उस वक्त तक मुझे दूसरी जगहों से भी मॉडलिंग की ऑफर्स आने लगी थी। मैंने वेटर की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। शुरू में मेरी माँ को इस बात पर बहुत एतराज था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मेरी खुशी इसमें है और आखिरकार वो राजी हो गई। इस मैम की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेकअप से शुरू होने वाला ये सफर आज मॉडलिंग की बुलंदियों तक पहुंच चुका है। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ और अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश हूँ।